Good morning, this is Dr. Jyoti Acharya. Today we will discuss about undue influence, अनुचित प्रभाव के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं जो स्वतंत्र सहमति से ही संबंधित है। पिछले लेक्चर में स्वतंत्र सहमति के बारे में मैंने बताया था कि सहमति कब स्वतंत्र नहीं मानी जाती है, जब वो सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन या गलती से की गई हो, वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती। तो उत्पीड़न के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और आज हम अनुचित प्रभाव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी भी डेफिनेशन ही बताना चाहूँगी, परिभाषा बताना चाहूँगी। अनुबंध अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार कोई भी अनुबंध उस समय अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित किया हुआ कहा जा सकता है जबकि पक्षकारों के बीच में ऐसे संबंध हो कि उनमें से कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो और दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ पाने के लिए उस स्थिति का वास्तव में प्रयोग किया गया हो। तो इससे जो लक्षण निकल करके आते हैं वो कौन कौन से लक्षण निकल के आते हैं, देखिए। फर्स्ट जो है जो एसेंशियल एलिमेंट्स निकल के आते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। फर्स्ट है दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति। दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति, पोजीशन टू डोमिनेट टू विल ऑफ द अदर। देखिए, भारतीय अनुबंध की अधिनियम की धारा 16(2) में कुछ परिस्थितियां दी गई हैं। वो परिस्थितियां एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में कही जाएगी। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? फर्स्ट है विश्वासाश्रित संबंध। विश्वासाश्रित संबंध, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जहां एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर ऐसा विश्वास या श्रद्धा रखता हो कि दूसरा पक्षकार सदैव उसका भला ही सोचेगा, अहित करने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वहां दूसरा पक्षकार यदि चाहे तो प्रथम पक्षकार पर सहजता से अनुचित प्रभाव का प्रयोग कर सकता है। ऐसे संबंधों के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं: माता पिता एवं उनके बच्चे, धर्मगुरु एवं शिष्य, संरक्षक एवं रक्षित, वकील तथा मुवक्किल, डॉक्टर तथा रोगी, न्यासी एवं लाभ प्राप्त करता। दूसरी चीज आती है दूसरे पक्षकार को कब प्रभावित करने की स्थिति होती है। पहली तो हो गई विश्वासार्जित संबंध, और उन संबंधों में मैंने बताया आपको कि पेरेंट्स और उनके बच्चे, धर्मगुरु यानी कि टीचर एवं स्टूडेंट, संरक्षक एवं रक्षित, वकील एवं मुवक्किल, एडवोकेट और उनके क्लाइंट, डॉक्टर तथा पेशेंट, और इन्वेस्टर और उससे लाभ प्राप्त करता। ये पक्षकार होते हैं जिनका संबंध होता है, और ऐसे संबंधों में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर अनुचित प्रभाव का प्रयोग कर सकता है। दूसरी चीज आती है, दूसरा जो है कब प्रभावित किया जा सकता है, वो है वास्तविक या आभासी सत्ता, रियल और अपैरेंट अथॉरिटी। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर या तो वास्तव में या आभासी तौर पर सत्ता या अधिकार रखता है, तब भी प्रथम पक्षकार दूसरे पक्षकार पर अनुचित दबाव डाल सकता है। ऐसे अनुबंधों में अनुचित दबाव का संदेह किया जा सकता है। और वो कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है, कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, देखिए। पति पत्नी, आयकर अधिकारी एवं करदाता, नियोक्ता एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारी, प्रधान एवं एजेंट, महाजन एवं ऋणी या ऋणदाता व ऋणी, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं अभियुक्त, जमींदार और कृषक। ठीक है, ये यहाँ पर जो सत्ता होती है वहाँ सत्ता का अनुचित प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पति पत्नी पर दबाव डाल सकता है किसी कार्य करवाने के लिए, तो ये नियोक्ता एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। जैसे मालिक और उसके कर्मचारी हैं तो मालिक अपने हिसाब से काम करवा सकता है। अनुचित प्रभाव या दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की शक्ति रखता है, उस स्थिति में है कि वह प्रभावित कर सकता है। अब तीसरा आता है, फर्स्ट तो मैंने बता दिया विश्वासाश्रित संबंध होता है, और सेकंड मैंने बता दिया आभासी सत्ता या ऐसी सत्ता में है व्यक्ति, और तीसरा है मानसिक कष्ट।
मेंटल डिस्ट्रेस जैसे वृद्धावस्था, बीमारी, मानसिक पीड़ा या शारीरिक कष्ट के कारण किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से प्रभावित होने की स्थिति में भी दूसरा पक्षकार अनुचित प्रभाव का उपयोग कर सकता है। ऐसा करके वह दूसरे पक्षकार की इच्छा के विपरीत सहमति प्राप्त कर सकता है। अन्य कमजोरियां कौन कौन सी होती है? अदर वीकनेस, इसके अतिरिक्त प्रतिभा में कमजोर निरक्षरता, भावी उत्तराधिकारी, के कैरेक्टरलेस होने की स्थिति में भी एक पक्षकार पर दूसरे पक्षकार द्वारा अनुचित प्रभाव के प्रयोग की संभावना रहती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थितियां कौन कौन सी होती है। एक तो विश्वासार्जित संबंध, एक आभासित सत्ता, एक मेंटल डिस्ट्रेस या मानसिक कष्ट, या और अदर वीकनेस भी हो सकती है। दूसरा देखिए, अनुचित प्रभाव का वास्तव में प्रयोग किया जाना। जो ये दोनों आवश्यक लक्षण होते हैं कि अनुचित प्रभाव के आवश्यक लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो हो गया कि दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होना चाहिए वो पक्षकार, और दूसरा पॉइंट हो गया अनुचित प्रभाव का वास्तव में प्रयोग किया जाना चाहिए। एक्चुअल यूज ऑफ अनड्यू अंडर इन्फ्लुएंस, पीड़ित पक्षकार की सहमति पाने के लिए अनुचित प्रभाव का प्रयोग किए जाने पर ही अनुबंध व्यर्थनीय होगा। मात्र एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने में सक्षम होना ही पर्याप्त नहीं है। देखिए, पीड़ित पक्षकार की सहमति पाने के लिए अनुचित प्रभाव का प्रयोग किए जाने पर ही अनुबंध क्या होगा? व्यर्थनीय होगा। और ये एक पक्षकार द्वारा अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया जाना तभी मान्य होगा जब कुछ निम्नलिखित परिस्थितियां विद्यमान हो। निम्नलिखित का मतलब जो मैं बता रही हूँ वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध हो जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो। दूसरा, प्रभुत्व रखने वाले पक्षकार ने अनुचित लाभ पाने के लिए अपनी स्थिति या प्रभुत्व का वास्तव में प्रयोग किया हो। तथा तीसरा, इस स्थिति का प्रयोग करने के लिए फलस्वरूप प्रभुत्व रखने वाले पक्षकार को अनुचित लाभ मिला हो। यदि उसे अनुचित लाभ नहीं मिले तो सहमति अनुचित प्रभाव से प्रभावित नहीं मानी जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि जैसे ए एक नियोक्ता अपने अधीनस्थ कर्मचारी बी का 10,000 रुपये मूल्य का स्कूटर मात्र 4,000 रुपये में क्रय कर लेता है, तो यह कहा जाएगा कि अ को अनुचित लाभ मिला है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कुछ परिस्थितियां होती है जिससे अनुचित प्रभाव का संदेह किया जा सकता है। वो परिस्थितियां पक्षकारों के मध्य विश्वासार्जित संबंध, पक्षकारों के मध्य पर्याप्त असमानता का होना जो आयु, शिक्षा, चतुराई, सामाजिक स्तर आदि से संबंधित हो सकती है। अनुबंध के समय कमजोर पक्षकार के स्वतंत्र एवं निजी परामर्शदाताओं का अभाव होना और प्रतिफल की अपर्याप्तता, ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो अनुचित प्रभाव के संदेह को स्पष्ट करती है। अब बात आती है कि जब अनुचित प्रभाव से सहमति ली गई है और अनुबंध कराया गया है तो सिद्ध करने का भार किस पर होगा? देखिए, ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार पर अनुचित प्रभाव के प्रयोग का आरोप लगाए जाने पर यह सिद्ध करने का भार कि अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया है अथवा नहीं उस पक्षकार पर होगा जो कि दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो, न कि पीड़ित पक्षकार पर होगा। ठीक है। और अनुचित प्रभाव प्रयोग करने के प्रभाव क्या क्या रहेंगे? पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध क्या हो जाएगा? व्यर्थनीय हो जाएगा। अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय भी किया जा सकता है और पीड़ित पक्षकार द्वारा कुछ लाभ प्राप्त करने की दशा में उस अनुबंध के अधीन यदि पीड़ित पक्षकार में कोई लाभ प्राप्त कर लिया है तो न्यायालय ऐसे अनुबंध को ऐसी शर्तों के अधीन निरस्त कर सकता है जो उसे अनुचित प्रतीत हो। तो इस तरह से अनुचित प्रभाव
के जो कारण होते हैं, किस वजह से होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, सिद्ध करने का भार किस पर होगा तथा इसके क्या प्रभाव रहेंगे, इसके बारे में हमने अध्ययन किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कपट के बारे में अध्ययन करेंगे। कपट किसे कहा जाता है उसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।